हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस नंबर 3। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, उनमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज भी हम लेकर के आए हैं एक बहुत प्यारा सा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस जो भी मैं करा रहा हूँ, ये कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन आएगा, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगा और इसके एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं जैसा कि पिछले दो प्रैक्टिस सेट में मैं लास्ट में ये क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के लिए करने के लिए। आप करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं करते तो मैं ही बता देता हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कल आपके लिए कि ऊपर से नीचे की ओर गिरती बूंदों के मास का अनुपात होगा जबकि उनके सीमांत वेगों का अनुपात 4:9 है। यानी कि मैंने दिया था कि मान लो कोई बूंद है, वो ऊपर से नीचे गिर रही है और उनके मासों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि वो उनके द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है और उसने सीमांत वेगों का अनुपात दिया है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए हैं इसने। तो आपको मैं बता दूं कि जो मास और जो वेग में संबंध होता है अनुपात के लिए, तो मास समानुपाती होता है b की पावर 3/2 के। यानी कि अगर वेग की अगर पावर 3/2 है तो वो समानुपाती होगा मास के। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। उसने दिया है b1/v2 दिया है 4/9, तो आप यहाँ रखेंगे तो m1 और m2 का जो अनुपात आएगा वो 8:27। तो यहाँ से देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने दिया था, ये यहाँ से सॉल्व हो गया है। अब बात करते हैं हम जो आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं 3rd नंबर का। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक यूनिट किसके तुल्य होता है। उसने पूछा है कि एक यूनिट का जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, सांख्यिक या आंकिक मान होता है, वो कितने के बराबर होता है। तो लिख लीजिए, क्योंकि एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर के, यानी कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर। तो यहाँ से मैंने रखा, तो इसका मान मैंने एक किलोवाट के लिए, तो किलो के लिए 10⁻³ और वोट का वोट एंड आवर को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, तो 3600 सेकंड आ गए यहाँ पर। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो यहाँ से आपका एक यूनिट का जो मान होगा वो होगा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अगर आपके दिया हो रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा 3.6 × 10⁶ जूल, तो आप वहाँ से इस ऑप्शन को देख के सही कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी आता रहता है, कई बार ऐसे ही दे देता है, बीच में डाल देता है। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। अब लेंज का नियम आपने देखा है कि लेंज का नियम क्या होता है, धारा के जो दिशा होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसके समानुपाती होता है। यानी कि जो धारा के फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसके विपरीत धारा के समानुपाती होता है, विपरीत धारा का जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसके। तो ये किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसको ध्यान रखेंगे। इसमें ये वो पूछता रहता है किरचॉफ के लिए और लेंज के लिए। ये दो ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वो पूछेगा इसमें से आपसे क्वेश्चन, तो या तो पूछेगा किरचॉफ के नियम से या पूछेगा लेंज के नियम से। देखिए अगला क्वेश्चन है, हेनरी किसकी यूनिट है। इसने ये ऑप्शन दिए हैं प्रेरकत्व की, स्वप्रेरण की, अन्योन्य प्रेरण की। तो यहाँ पर इसने पूछा हेनरी निम्न में से किसकी यूनिट है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हेनरी जो यूनिट होती है, ये जो तीनों के तीनों जो इसने दे रखे हैं ऑप्शन, इन तीनों की ही यूनिट होती है हेनरी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सही कर लीजिए, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे तीनों। अगला क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफ़र बढ़ाता है। अब मैं आपको अपचाई और उच्चाई का कंसेप्ट बता दूं। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफर में बोल रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्मर होता है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो वोल्टता होती है, जैसे आपने यहाँ से तार मतलब ट्रांसफार्मर के पास पहुँचाई, कम वोल्टता की जो धारा है वो पहुँचाई, लेकिन जो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होगा वो क्या करेगा, उसकी वोल्टता को बढ़ा देता है। वहीं अपचाई क्या करता है, घटा देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कि यहाँ दिखाया है रिलेशन, कि जो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होता है वो वोल्टता को तो बढ़ाता है, लेकिन धारा क्या होती है, कम होती है। जो धारा का मान होता है वो कम होता है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
तो ये पूछ रहा है अपचाई ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है। तो ये क्या, अपचाई क्या है, वोल्टता को कम करेगा लेकिन धारा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें वो ऐसे ही करके देगा कि वोल्टता को बढ़ा देता है या धारा को बढ़ा देता है, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा ऑप्शन अजीब अजीब से रख के। तो आपको तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अपचाई क्या करता है, वोल्टता को घटाता है, और वहीं से देख लेना है कि वोल्टता घटेगी तो धारा का मान बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए रखे हैं, इनके बीच एक विद्युत बल्ब रखा जाता है, तो बनने वाली इमेज की संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन पिछले भी प्रैक्टिस सेट्स में आया है और आज भी आया है। तो मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 360 में जो उसने दिया है, 360 में जो उसने कोण दिया है उसका डिवाइड करना है, जिससे जो संख्या प्राप्त होगी तो अंत पर देखना है वो संख्या सम प्राप्त हुई है या विषम प्राप्त हुई है। अगर वह संख्या सम प्राप्त हुई है तो उसमें से एक घटा दीजिए तो आपके पास इमेज की संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर वह संख्या आपके पास विषम प्राप्त हुई है तो आप वहाँ पर आपको कुछ नहीं घटाना, वो जो संख्या प्राप्त होगी वही वहाँ पर इमेज की संख्या होगी। वैसे वो ज़्यादातर यही देता है कि प्राप्त होने वाली संख्या क्या होती है, सम होती है। तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना होता, बस एक को घटा के और ज्ञात करना होता है कि इमेज की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमने क्या है, 360 में दिया 60 का भाग, क्योंकि दोनों 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 6, लेकिन ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो हमने 6 में से एक घटाया तो 5, यानी कि इमेज की संख्या, हमारे पास प्राप्त होने वाली इमेजेस की संख्या क्या हो गई, 5। अगला क्वेश्चन है, दोलन वाइब्रेशन करने वाले एलसी सर्किट की आवृत्ति क्या होगी। क्या है कि आपके पास कोई एलसी सर्किट है और वो क्या कर रहा है, दोलन यानी कि वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसकी आवृत्ति पूछ रहा है। तो एलसी सर्किट के लिए क्या होता है, एक्सएल इजक्वल टू एक्ससी होता है। तो एक्सएल को मैंने यहाँ पर आवृत्ति फॉर्म में लिख दिया, ओमेगा एल इजक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, आगे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास होता है ओमेगा इजक्वल टू 1/√LC। लेकिन ओमेगा की आप यहाँ पर ओमेगा और उसमें आवृत्ति में संबंध होता है ओमेगा इजक्वल टू 2πn, ये 2π/t भी होता है, लेकिन हमें यहाँ आवृत्ति में संबंध देखना है। तो ओमेगा इजक्वल टू 2πn रखने पर हमारे पास हो जाता है 2πn इजक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से हमें 2π के जो यहाँ पर डिवाइड करने पर तो आवृत्ति प्राप्त हो जाती है n इजक्वल टू 1/2π√LC। तो यहाँ से ये हो गया अपने पास सॉल्व कि दोलन करने वाले एलसी सर्किट की आवृत्ति क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना पर आधारित है। आपने देखा होगा जब सुबह सूर्य उदय होता है या शाम को अस्त होता है इवनिंग में, तो उस समय जो सूर्य का कलर होता है वो रेड ही क्यों दिखाई देता है, लाल पीला हरा पीला या नीला क्यों नहीं दिखाई देता। तो उसका कारण है दोस्तों, आपने जो रंगों का देखा होगा, आपने ऐसे करके भी याद किया होगा, बेबिग्योर करके, यानी कि पहले वॉयलेट आएगा या लास्ट में रेड आएगा। तो क्या होता है, ये जो लाल रंग होता है ये सबसे अंतिम होता है और इसका प्रकीर्णन क्या है, तो अधिक दूरी पर होने के कारण सारे रंग क्या है, प्रकीर्णित हो जाते हैं, लेकिन लाल रंग प्रकीर्णित नहीं हो पाता है। इसकी क्या है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसके कारण ये प्रकीर्णित नहीं हो पाता। और जो बचा हुआ या शेष कलर कह सकते हैं आप, तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है आपको, लाल रंग। इसीलिए सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। यहाँ से आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी से भरे गिलास को उल्टा करके नीचे लगे कागज को झटके से निकाल दिया जाए तो पानी नीचे नहीं गिरता, ये कौन सा नियम है। अब आपने पढ़े होंगे न्यूटन के नियम, तो इसने पूछा है कि न्यूटन का कौन सा नियम लगता है जब आप एकदम से मतलब कोई भी पानी से भरा गिलास है उसको उल्टा करके नीचे लगे कागज को एकदम झटके से निकालते हैं तो पानी नहीं गिरता। तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं, आपको कुछ नहीं सोचना है, इसमें सीधा सा लगता है, एक ही लॉ लगता है, वो होता है आपके पास फर्स्ट लॉ, यानी कि प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। तो यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका कि न्यूटन का प्रथम नियम इस प्रघटना के लिए उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। अब शक्ति का विमीय सूत्र मैंने आपको बताया है, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का, जैसे कि मैं पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में भी बोला है कि मैं ये यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप एक बार यूनिट एंड डायमेंशंस की क्लास देखिए, उसमें जो भी है मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट सारे कराए हुए हैं, समान असमान या कैसे आप यूनिट या डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो। तो मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना, अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछ रहा है, विमीय सूत्र पूछ रहा है,
तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस पहले उसका फॉर्मूला लिखना होता है। जो भी उसने भौतिक राशि दी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है P=F.V। आपने पढ़ा होगा कि अदिश गुणन फोर्स तथा वेग का अदिश गुणन शक्ति के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप दोनों की इनकी रखिए विमीय सूत्र, तो आपके पास ये जो प्राप्त होने वाली विमा है वो होगी m/t-3। अब इसको मैंने बताया कि एक और सूत्र है P=E/T, तो इसमें भी आप रखेंगे E/T में, तो आपके पास विमीय सूत्र यही प्राप्त होने वाला है। तो सीधी सी ट्रिक है इसकी। ट्रिक क्या है, आप सीधे से ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर विमीय सूत्र निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद जिन भौतिक राशियों का आपको जो मूल कह सकते हैं आप, ज़्यादातर मूल राशियाँ ही आती हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जो व्यवहारिक मात्रक होते हैं उनको ध्यान रख लीजिए, उनमें रख के आप इनको सीधे सीधे से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 1% बढ़ा दी जाए तो बल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें संबंध देखो, F समानुपाती 1/r² के होता है। तो यहाँ पर अगर आप r बढ़ा रहे हो तो F घटेगा। तो यहाँ से सीधे सीधे से आप ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले क्वेश्चन में देख सकते हो, जैसे ऑप्शन में घटता है या बढ़ता है। अगर दो ऑप्शन उसने घटता हुआ दे रखे हैं तो आप पहले दो ऑप्शन को उड़ा दीजिए कि बढ़ता है उनको हटा दीजिए, क्योंकि F घटता है R बढ़ाओगे तो यहाँ से आप दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 2% आता है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह आ रहा है। ये क्या है, घटते हुए को डिनोट करता है। यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या करता है कि यहाँ पर इसके क्या है, कम हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिकतम होगा जब लिफ्ट किस दिशा में गतिमान होगी। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति है जो लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो उस समय जो व्यक्ति का भार होगा वो बढ़ेगा, घटेगा या शून्य होगा, क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, तीन बातें ध्यान रखनी है। भार मैक्सिमम क्या होता है, यानी कि बढ़ता कब है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी। कम कब होता है, जब नीचे की ओर आएगी। और भारहीन, जब भारहीनता की स्थिति हो तो वहाँ पर शून्य होता है। भारहीनता की कब होती है, जब लिफ्ट एकदम स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही हो, तो उस समय यह भारहीनता महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय जब ये दोनों ऊपर की ओर जा रही है तो उस समय जो गुरुत्व त्वरण और त्वरण होता है वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और हमारे पास जो वेट प्राप्त होता है वो मैक्सिमम यानी कि भार अधिकतम प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या है, हम याद करते हैं कि पानी का जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, लेकिन क्या अधिकतम होता है ये कन्फ्यूजन रहता है। मैं आपको बता दूं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का होता है वो घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन घनत्व और आयतन दोनों एक दूसरे के विकर्मानुपाती हैं। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है जबकि आयतन न्यूनतम होता है। तो आप देखिए 0 से 10 की तरफ जाएंगे तो पहले 4 तक आपका घटेगा, यानी कि पहले घटता है फिर बाद में 4 से ऊपर बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख के थोड़ा सा सोच करके जब वेट करिए ऑप्शन क्या कह रहा है। अगर ये यहीं घटता है तो पूछता, तो आपका पहले होता पहले बढ़ता है बाद में घटता है, क्योंकि 0 से 4 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 4 डिग्री पर घनत्व अधिकतम होता है तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन ये आयतन पूछ रहा है तो ये एकदम ये उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र। अब ये क्वेश्चन है, इसकी भी ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप पीछे वीडियोज में जाकर के देखिए। ये सारे जो मैं क्वेश्चन सारे हैं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ अपने वीडियोज में। जो भी 11th वाला पार्ट है लगभग मैं 50% करा चुका हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ जो भी है कंसेप्ट वगैरह मैं सारा कुछ करा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो होता है ऊष्मा इंजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वहीं मोटर विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ से आप ये देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि इकाई द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल 16 न्यूटन हो तो उसके बीच की दूरी क्या होगी। अब इसमें क्या है,
फोर्स का मान दे दिया, यानी कि जो लग रहा है बल उसका मान दे दिया, उसका दे दिया उसने 16 न्यूटन। तो आपको कुछ नहीं करना, क्यों उसने बोल दिया कि इकाई द्रव्यमान यानी कि m1 m2 एक यानी कि इकाई है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस F=g(m1 m2 अपॉन r² या x² में ये वैल्यूज रखनी है, और वहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ से लिख देनी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा √g/4, यहाँ पर ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हीटर के ऊपर की हवा किस कारण गर्म होती है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो तीन तरीके से पूछ सकता है कि हीटर के ऊपर की हवा किस कारण गर्म होती है, या कब तक गर्म होता रहता है। अगर आप हीटर को चलाए रखे हो और फिर उसके बाद देख रहे हो कि ये जो है पूछ लेगा कि ताप बढ़ता रहेगा या नियत हो जाएगा, तो हीटर पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन है हीटर के ऊपर की हवा किस कारण गर्म होती है। तो दोस्तों हीटर के ऊपर की जो हवा होती है, अगर आपने हीटर को चालू कर रखा है, आपने प्लग जोड़ रखा है, तो जो हवा होती है वो संवहन के कारण होती है। लेकिन कई बार ऑप्शन आता है, आप सोचेंगे कि यार विकिरण के द्वारा भी हो सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि विकिरण में क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जैसे सूर्य है, सूर्य को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी हीट हम सन से प्राप्त करते हैं वो क्या है, विकिरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या है, हीटर के ऊपर की हवा किस कारण गर्म होती है, तो ये संवहन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, कलांतर एवं पथांतर में सही संबंध। अब कलांतर व पथांतर में ये संबंध जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ΔΦ=2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि कलांतर तथा पथांतर में यही संबंध आपके पास होता है। तो ये हो गया कलांतर एवं पथांतर में सही संबंध। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, LCR सर्किट का वह घटक जो AC स्रोत में ऊर्जा हानि करता है। यानी कि LCR सर्किट में ऐसा कौन सा जो घटक है जो कि आपने किसी AC सर्किट से जोड़ रखा है, तो वहाँ पर वो एनर्जी लॉस के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऐसा कौन सा घटक है आपके पास जो L या C है या R है, रेजिस्टेंस है, तो उनमें से कौन सा घटक है जो कि एनर्जी लॉस करता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो R होता है यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, वो एनर्जी लॉस के लिए उत्तरदायी होता है। रेजिस्टेंस का काम ही यही होता है कि धारा को धारा के मध्य में प्रतिरोध उत्पन्न करना, और प्रतिरोध के द्वारा क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ से मैंने शक्ति गुणांक से भी समझाया है कि थीटा वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो वहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो शक्ति गुणांक का मान 90 डिग्री, तो वहाँ से आपके पास जो शक्ति हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। अब आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कंसेप्ट वाले, तो आपको कुछ नहीं करना, कंसेप्ट ध्यान करना है, फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले को लिखना है और फिर वहाँ से रिलेट करना होता है आपको। तो सबसे पहले क्या है, आदर्श गैस की ऊर्जा है उसका आपको फॉर्मूला लिखना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है √3 kT/m या √3 RT/m। आर और के क्या होते हैं, आर और के यहाँ पर होते हैं नियतांक कांस्टेंट्स। तो आपको कुछ नहीं, बस दोनों में से एक फॉर्मूला याद कर लेना होता है, क्योंकि के आर दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ से आप देखेंगे जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है, यानी कि टेम्परेचर के √T के समानुपाती होती है जो एनर्जी होती है। तो वो यहाँ से देखेंगे कि आप ताप पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप इनमें क्या है, कंसेप्ट देखो, मैं ज़्यादातर करा चुका हूँ, और नहीं भी कराया है तो अगले कुछ वीडियो जाएंगे कंसेप्ट वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का संधि नियम क्या है। अब किरचॉफ के संधि नियम के ऊपर हम पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी कर चुके हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में इसने ये संधि नियम भी पूछ लिया कि संधि नियम क्या होता है। तो संधि नियम क्या है, अब मैंने बताया कि किरचॉफ का संरक्षण के लिए अगर पूछेगा, अगर वो कंजर्वेशन के लिए पूछेगा, लेंज के में क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण। लेकिन जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है या संधि नियम होता है, ये प्रथम नियम होता है, ये किसके ऊपर आधारित है, ये है आवेश संरक्षण के, यानी कि जो चार्ज होगा उसका कंजर्वेशन होगा यहाँ पर। वो कैसे, मैंने बताया कि जितने भी धाराएं इनकमिंग होती हैं और जितनी भी धाराएं आउटगोइंग होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं।